गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने पैराग्राफ नंबर 2 से। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको एक मैसेज भेजा था ऑनलाइन कि हम पैराग्राफ 5 तक करेंगे। जहाँ तक हम ख़त्म करेंगे वहीं तक आपकी यूनिट टेस्ट में आएगा। यूनिट टेस्ट में बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर्स नहीं आएंगे। तो एक बार हम फिर से शुरू करते हैं अपना पैराग्राफ नंबर 2 से। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो एवलिन ग्लेनी थी वो एक गांव से लंदन गई थी, ठीक है ना। लंदन, स्कॉटलैंड से लंदन गई थी और वो एक किसान की बेटी थी, गरीब घराने की थी। साथ में यहाँ पर ये बताया गया, अगर आप देखोगे कि जो एवलिन ग्लेनी है वो धीरे धीरे वो बहरी होती गई है। मतलब एकदम से वो बहरी नहीं हुई या बचपना से नहीं हुई। पहले वो सुन सकती थी, फिर बाद में ऑटोमेटिकली उसको सुनने की शक्ति उसकी ख़त्म हो गई। हर मदर रिमेंबर्स noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. तो वहाँ यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जो उसकी माँ थी उसने कुछ चीज़ नोटिस करा। उसने देखा कि जो एवलिन ग्लेनी जब 8 साल की थी तो वो एक बार पियानो प्ले करने के लिए इंतज़ार कर रही थी कि उसका नंबर जब आएगा, उसका नाम बुलाया जाएगा तो वो दौड़ के जाएगी और फिर वो पियानो बजा के लोगों को बताएगी। जैसे ऑडिशन वगैरह होता है ठीक उसी प्रकार से। तो यहाँ पर उसकी माँ ने ये नोटिस किया, ये चीज़ का ध्यान दिया कि जब उसका नाम बुलाया गया तो वो बिल्कुल हिली नहीं, क्योंकि उसको सुनाई नहीं दिया, क्योंकि वो उस वक्त 8 साल की उम्र में पूरी तरीके से बहरी हो चुकी थी। तो ये चीज़ उसकी माँ ने नोटिस कर लिया। आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड सेज इसाबेल ग्लेनी। तो जो यहाँ पर जो एवलिन ग्लेनी की जो मम्मी है उसका नाम है इसाबेल ग्लेनी, और वो ये कह रही है कि मैंने नोटिस किया कि उसने नहीं सुना। उसका आवाज़ इतनी ज़ोर से माइक पे बुलाया गया, उसके बाद भी वो बिल्कुल नहीं हिली, क्योंकि उसने सुना ही नहीं, क्योंकि वो बहरी है। तो ये चीज़ उसकी माँ ने नोट कर लिया और वो ये समझ गई। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। फिर काफ़ी समय तक जो एवलिन ग्लेनी थी उसने अपनी ये बात को छुपा के रखा। कंसील का मतलब है यहाँ छुपा के रखना, किसी चीज़ को दबा के रखना। किस चीज़ को दबा के रखा उसने? कि वो बहरी हो चुकी है। तो उसने ये बात किसी को नहीं बताई, ना अपने दोस्तों को ना अपने टीचर्स को। बस वो एक्टिंग करती थी जैसे उसको सब सुनाई दे रहा है। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 her marks had deteriorated and her head mistress urged her parents to take her to a। तो जब वो 11 साल की हुई, पहले वो 8 साल की थी, जब ही वो बहरी हो गई, किसी तरीके से उसने 8 साल के बाद 9, 10, 11, 3 साल उसने संभाल के रखा। मगर 11 साल की उम्र में जब वो आई तो उसके जो मार्क्स थे सब्जेक्ट में वो कम होने लगे। क्यों? क्योंकि क्लास में जब कुछ पढ़ाते थे तो उसको समझ में नहीं आता था, क्योंकि उसको सुनाई नहीं देता था। तो फिर उसकी टीचर ने बुलाया, उसके पेरेंट्स को बताया कि उसके जो मार्क्स हैं वो डेटेरॉइट हो रहे हैं। डेटेरॉइट का मतलब होता है धीरे धीरे कम होते जाना, दिन पर दिन, प्रतिदिन, मतलब बदतर होते जाना, ख़राब होते जाना। फिर उनकी मम्मी पापा को बुलाया गया टीचर ने, और फिर उन्होंने कहा कि इसको आप किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाओ। स्पेशलिस्ट का मतलब यहाँ पर होता है डॉक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर वो डॉक्टर की तरफ इशारा करी कि डॉक्टर एक स्पेशलिस्ट होता है, कान का कोई जो डॉक्टर ही ENT वाला, उसको दिखाना। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage। फिर डॉक्टर ने चेक किया, फिर उसने बताया कि क्या हुआ, धीरे धीरे करके जो उसके नर्व्स थे अंदर वो धीरे धीरे करके डैमेज होते गए, ख़राब होते गए, और वो पूर्ण तरीके से वो बर्बाद हो गए, इसलिए वो बहरी हो गई। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for deaf। Everything suddenly looked black, says Evelyn। फिर उसको ये बोला गया, डॉक्टर ने ये बोला कि अब इसके कान में आप सुनने वाली मशीन लगा दो, ठीक है, जिससे उसको थोड़ा बहुत सुनाई दे। और उन्होंने ये भी कहा अब इसको ऐसे स्कूल में डालो जहाँ पर मुख्य बधिर बच्चे पढ़ते हैं, जो गूंगे बहरे बच्चे होते हैं वैसे स्कूलों में डालो। और जब ये बात एवलिन ने सुनी तो उसके लिए सब कुछ ब्लैंक हो गया। मतलब वो बिल्कुल होश में नहीं रही अपनी कि अब क्या हो रहा है ये मेरे साथ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो ऐसे बोलने लग गई। यहाँ इम्पेयर्ड का मतलब होता है वीकेंड। आपने देखा यहाँ लिखा है मीनिंग में ब्लू कलर में, नीले कलर में, इम्पेयर्ड मतलब वीकेंड, कमज़ोर होना। अब हम आते हैं अपने थर्ड वाले पैराग्राफ में। थर्ड पैराग्राफ आप यहाँ अपने सामने देख सकते हो स्क्रीन पे। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। एवलिन ने ये सोच लिया था कि नहीं, मैं इसको दूंगी नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। शी वॉज डिटरमिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। उसने बोला कि नहीं,
उसने ये विचार बना लिया अपने मन में कि मैं हार नहीं मानूंगी, मैं अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से जीऊँगी, मुझे गाना पसंद है, बहरी होने के बाद भी मैं अपने गाने का शौक़ पूरा करके रहूँगी। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. उसने एक बार एक लड़की को देखा कि वो xylophone बजा रही है, उसने सिर्फ बजाते देखा, उसको म्यूज़िक का समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसा है। तो उसने डिसाइड करा, उसने ये ठान लिया कि मैं भी ये बजाऊंगी। अब ये तो बड़ी अजीब बात है, एक तो सुनाई नहीं देता कोई चीज़ और अब आप उसको बजाना चाहते हो। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बट परकशनिस्ट रॉन फॉर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। तो सारे जो टीचर्स थे, म्यूज़िक टीचर, उन्होंने बोला नहीं नहीं तुम ये नहीं कर सकती, ये बहुत डिफ़िकल्ट है, तुम्हारे लायक नहीं है। फिर मगर एक वहाँ पर परकशनिस्ट कहते हैं, एक ऐसा व्यक्ति था, परकशनिस्ट कहते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो तबला वगैरह ड्रम वगैरह बजाता है, उसको परकशनिस्ट कहते हैं। उसका नाम था रॉन फॉर्ब्स। उसने जब देखा ये लड़की एक ज़िद पे अड़ गई है, उसने देखा इसके अंदर वो क्षमता है, पोटेंशियल मतलब क्षमता है, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसको सिखाऊं। He began by tuning 2 large drums to different notes. उसने 2 बड़े बड़े ड्रम लिया और दोनों को उसने चेंज करा, उनकी म्यूज़िक को उसने चेंज करा और फिर उसने बजाना शुरू करा। Don't listen through your ears, he would say. उसने उसको इशारे से बोला कि अपने कान से मत सुनो, इसको तुम फील करो, तुम इसको महसूस करो। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, तुम दूसरे तरीके से इसको महसूस करो, क्योंकि तुम सुनने की कोशिश करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुम बहरी हो। Says Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. तो उसने बोली अचानक से मुझे ये महसूस होने लग गया, जो बड़ा ड्रम था और जब वो बजता था तो मेरे कमर के ऊपर वाला जो भाग था शरीर का, उसमें एक झुनझुनी सी होने लगी, एक वाइब्रेशन सी होने लगी, और जो छोटा ड्रम था जब वो बजता था तो मेरे नीचे होने लगती थी, क्योंकि पैर से वो जो वाइब्रेशन है, जो ड्रम की वाइब्रेशन थी, वो ज़मीन से इसके पैरों से होते हुए इसके शरीर में प्रवेश कर रही थी, है ना। तो वो चीज़ झुनझुनी इसको पता चल रही थी। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. और ये जो था रॉन फॉर्ब्स, इसने ये एक्सरसाइज बार बार उसके साथ दोहराया, बार बार रिपीट किया करा। फिर एवलिन ने ये चीज़ जान लिया कि वो ये जो म्यूज़िक के जो ध्वनि है, उस ध्वनि को वो अपने शरीर के अलग अलग अंगों में उसको महसूस कर सकती है, और इसी प्रकार से उसने सीखना शुरू करा। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस, द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। वो कह रही है फिर मैंने अपना दिल और दिमाग सब कुछ खोल दिया, और मैंने जो आवाज़ें थी उसके वाइब्रेशन के हिसाब से उनको समझने लगी, पहचानने लगी, और फिर बाकी सब उसने बहुत मेहनत करी दिन रात, और वो इस चीज़ में कामयाब हो गई। ठीक है ना। अब हम जाते हैं अपने अगले उसमें हमारा जो नेक्स्ट रहेगा पैराग्राफ नंबर 4, उसको और 5 को हम अभी कंप्लीट। अब आप देख सकते हो पैराग्राफ नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर है। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, वो हमेशा आगे बढ़ती रही। शी टूअर्ड द United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16 she had decided to make music her life. तो वो क्या करी, वो सीखती गई और एक ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, और वो ग्रुप जहाँ जहाँ जाता वो उनके साथ टूर पे जाती और वहाँ पर वो बजाती, और ऐसे वो यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके चली गई, है ना, जहाँ इंग्लैंड अमेरिका लंदन है, सॉरी अमेरिका नहीं, इंग्लैंड और लंदन जहाँ पर है वहाँ वो चली गई, यूनाइटेड किंगडम, है ना। यूके गई, फ्रांस वगैरह सब जगह, इटली, फ्रांस, जर्मनी, वो पूरा जगह वहाँ घूमी विद यूथ ऑर्केस्ट्रा। तो वहाँ पर जो लड़के लड़कियाँ थे उनके ऑर्केस्ट्रा में। आगे वो ये बता रही है जब वो 16 साल की हुई तो उसने ये सोच लिया कि नहीं, अब ये म्यूज़िक को मैं अपनी ज़िंदगी बनाऊँगी, इसी से मैं कमाई करूँगी, इसी को अपना पूरा ज़िंदगी का आधार बनाऊँगी। शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। तो उसको फिर वहाँ बुलाया गया, उसने बोली मैं ऑडिशन दूंगी रॉयल अकेडमी में, तो वो रॉयल अकेडमी गई इसके लिए। हमने जैसे शुरू में पढ़ा था कि वो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक गई थी, और वहाँ काहे के लिए गई थी, वो ऑडिशन देने। ऑडिशन क्या होता है, पहली बार जो बड़े बड़े डायरेक्टर और म्यूज़िक डायरेक्टर्स होते हैं और ये म्यूज़िक बजाने वाले, इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले होते हैं, उनके सामने अपना पहला परफॉर्मेंस देना। तो वो उसके लिए जब वो वहाँ गई तो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में ये एक इतिहास बन गया, हिस्ट्री बन गया। हिस्ट्री मतलब इतिहास बन गया कि रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में इतनी ज़्यादा
मार्क्स, मतलब इतने ज़्यादा स्कोर किसी को नहीं मिले जितना एवलिन को मिला। तो ये एक हिस्ट्री बन गया और वो वहाँ जुड़ गई। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। फिर वो अपना ऑर्केस्ट्रा में जो थी वो ग्रुप में परफॉर्म करती थी, वहाँ से परफॉर्म करते करते उसने फिर डिसाइड करा कि अब मैं अकेले परफॉर्म करूँगी। तो उसने अपने अकेला कॉन्सर्ट करना शुरू करा, अपने अकेले प्रोग्राम देना शुरू करा। At the end of her 3-year courses, she had captured most of the top awards. और जब तक 3 साल कंप्लीट हो गए थे उसको बहुत अवार्ड मिला। अच्छा, कैप्चर्ड का मतलब यहाँ है कि बहुत सारे जो अवार्ड हैं उस पर उसका कब्जा हो गया। मतलब वो उसने इतनी मेहनत करी, लोगों के सामने बजाया, लोगों को पसंद आया, उन्होंने अप्रिशिएट किया, पसंद किया और उन्होंने उसको अवार्ड दिया। और वो सारे अवार्ड टॉप अवार्ड, हमारे देश में भी जब कोई अच्छा काम करता है तो उसको बहुत बेहतरीन अवार्ड दिया जाता है ना। अब हम ये आखिरी पैराग्राफ पढ़ेंगे 5th, यहीं तक आपके यूनिट टेस्ट में पूछा जाएगा जैसे मैंने आपको बताया था। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट। एवलिन को जब भी ये हार्ड वर्क के कारण उसको कोई भी चीज़ मिलती थी तो वो वहाँ रुक नहीं जाती थी। उसको लगता था नहीं, अभी मुझे और कुछ बहुत कुछ करना है। जब लोग बोलते थे तुमसे तुम्हारे जैसा कोई नहीं, तुम बहुत महान हो, सबसे बेस्ट हो, फिर भी वो बोलती थी कि नहीं, मैं हीरो नहीं हूँ, मुझे अभी आगे बहुत दूर जाना है, बहुत काम करना है। उसने कभी इस बात का घमंड नहीं किया। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वे यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। वो कह रही है अगर तुम्हें पता है कि तुम मेहनत कर सकते हो तो तुम मेहनत करो और एक दिन तुम वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ तुम चाहते हो, जहाँ तुम्हें पहुँचना चाहिए। तो वो ये हमें संदेश दे रही है। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप। और फिर एक समय ऐसे आया कि वो दुनिया की सबसे टॉप म्यूजिशियनिस्ट, परक्यूशनिस्ट, तबला वादक, इंस्ट्रूमेंट, वो हर प्रकार का इंस्ट्रूमेंट बजा लेती थी। आगे आप देखोगे इतने जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे वो सारे बजा लेती थी। क्यों? उसने बहुत हार्ड वर्क किया। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टीप्लिकेशनिस्ट। तो बोल रहे दुनिया में एक ऐसी मल्टीप्लिकेशनिस्ट, मोस्ट सॉट मतलब कि लोग उसको इतनी पॉपुलर हो गई थी कि लोग चाहते थे कि उसको बुलाएं और उसका कार्यक्रम करवा के देखें। लोग उसको पसंद करते थे सुनना, उसके म्यूज़िक को बजाना। तो वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी थी, इसलिए मोस्ट सॉट यहाँ लिखा है। ठीक है, विथ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो इतने सारे इंस्ट्रूमेंट बजा लेती थी, यहाँ तो वो 1000 बोल रहे हैं कि वो 1000 इंस्ट्रूमेंट बजा सकती थी, मतलब हर प्रकार की। तो वो आप सोच सकते हो उसने कितनी मेहनत किया होगा। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल स्केड्यूल, और उसका जो काम था वो बहुत ही हेक्टिक का ये मतलब यहाँ था कि उसके पास बिल्कुल वक्त नहीं होता था। दिन रात वो इस काम में जुटी रहती थी, बहुत मशरूफ़ हुआ करती थी वो अपने काम में। और वो इंटरनेशनल फेस बन गई थी, पूरी दुनिया में लोग उसको जानने लगे थे। ठीक है, मैं आपको ना एवलिन ग्लैनी के कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी भेजने वाला हूँ, तो वो भी आप देख लीजिएगा। तो आपको इससे पता चल जाएगा कि वो कैसे दिखती थी और वो कैसे परफॉर्म करती थी। और मैं उसकी म्यूज़िक भी आपको भेज दूँगा। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही। याद रखिएगा बच्चों कि इधर तक ही आएगा 5वां पैराग्राफ, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया था हम यहीं तक करेंगे। अब बाकी जो वीडियो रहेंगे वो आपके यूनिट टेस्ट के बाद ही मैं आपको भेजूँगा। इस बीच में मैं आपको केवल कुछ क्वेश्चन आंसर्स भेजूँगा, और वो क्वेश्चन आंसर जो मैं भेजूँगा वो बहुत बड़े बड़े होंगे, है ना। तो वो आपके यूनिट टेस्ट में नहीं आएंगे। यूनिट टेस्ट में छोटे छोटे 1 शब्द या 2 शब्द के ही आंसर्स आपको लिखने होंगे, और उसमें भी आपको चॉइस रहेंगे, 3 या 4 चॉइस रहेंगे, उसमें से आपको चुन के सही आंसर लिखना होगा। तो आज आप लोगों ने इतना वक्त दिया, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।